क्वेश्चन नंबर 641। क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस इनमें से किस में सबसे ज्यादा है? 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेसेसिटीज, दूसरा ऑप्शन कंफर्ट्स, तीसरा ऑप्शन लग्जरीज और चौथा ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेसेसिटीज। कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा किस केस में होता है? नेसेसिटीज में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 642। क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो इन सारे महापुरुषों में से किसने डेवलप किया था? पहला ऑप्शन W.S. जेवॉन्स, दूसरा ऑप्शन कार्ल मेंजर एंड वॉरेस, तीसरा ऑप्शन W.F. लॉयड, J. डिपीट एंड H.H. गॉसन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आपने सुना। देखिए, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक में भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम मेंशन नहीं है। जो मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर के डेवलप किया। एक इकलौते इंसान ने डेवलप नहीं किया मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। ढेर सारे लोग मिलकर के इन्होंने डेवलप किया, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर के किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 643। क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज ओरिजिनेटेड बाय। जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था? वी हैव मतलब इसको ओरिजिनेट किसने किया था इस कॉन्सेप्ट को? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जेरमी बेंथम, दूसरा ऑप्शन रिकार्डो, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटीज ओरिजिनेटेड बाय, मतलब किसने शुरुआत की थी इसकी? इट इज ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। इन्होंने शुरुआत की थी, डेवलप और सारे लोगों ने मिलकर के किया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 644। क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एज। जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसको हम, वो जो फॉर्मूला होता है ना मार्जिनल यूटिलिटी का, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, जरा वो आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, दूसरा ऑप्शन MUN इज इक्वल टू TUN माइनस 1 माइनस TUN, तीसरा ऑप्शन, अच्छा TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, N का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। TUN इज इक्वल टू, मतलब मैं बेसिकली फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि सही फॉर्मूला क्या है। तीसरा MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN और आखिरी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल यूटिलिटी MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 645। क्वेश्चन है हमारा, वी कैन डिफाइन टोटल यूटिलिटी एज। अब पूछ रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बता दे। चलो ठीक है, आप देख रहे हो 3 फॉर्मूले हैं और चौथा में नन ऑफ दीज लिखा है। पहले में बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3 डैश डैश MUN तक। दूसरा फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी N इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N माइनस 1। तीसरा क्या है, टोटल यूटिलिटी N इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी N माइनस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी N तक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन वही जो जिसका फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा और एकदम सही सही लग रहा है, फीलिंग भी आ रही है कि एकदम सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी को जब हम जितने भी मार्जिनल यूटिलिटीज है ना उन सबका टोटल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 646। क्वेश्चन है हमारा, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सिंस। जो इनडिफरेंस कर्व है ना, वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स है। सिंस का है, मतलब सवाल पूछ रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ x फॉर y इज इंक्रीजिंग। दूसरा पूछ रहे हैं मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ x फॉर y इज डिक्रीजिंग। तीसरा कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज डिक्रीजिंग और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सिंस मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ x फॉर y इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 647, क्वेश्चन है हमारा, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू। जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, रीजन उसके पीछे क्या है? पहला ऑप्शन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और चौथा ऑप्शन कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है हर एक गुड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648, क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट डिनोट्स। जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो किसी भी पॉइंट पे क्या डिनोट करता है? या 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स फॉर वाई इज इंक्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर। तीसरा ऑप्शन, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ टू गुड्स इन द टर्म्स ऑफ द प्राइस। और चौथा ऑप्शन, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड्स इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो स्लोप होता है ना, द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट डिनोट्स द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर। ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 649, क्वेश्चन है हमारा, indifference curve is downward sloping from left to right since more x and less y gives। इन्होंने कहा कि अगर indifference curve डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कहा जा रहा है कि मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई गिव्स हाउ मच सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको बताना है कि अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और आप ज्यादा एक्स कंज्यूम कर रहे हो और कंपेरेटिवली वाई कम कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? पहला ऑप्शन लेस सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन मोर सेटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन इक्वल सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन सी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 650, क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व। एन इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, उसके फीचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। एन इंडिफरेंस कर्व slopes downward from right to left। दूसरा, an indifference curve slopes downward from left to right। तीसरा, an indifference curve slopes downward from x axis। और चौथा, an indifference curve slopes downward from y axis। इस क्वेश्चन का सही आंसर है an indifference curve slopes downward from left to right। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 651, क्वेश्चन है हमारा, ऑड वन आउट हमें निकालना है विद रिगार्ड टू इंडिफरेंस कर्व। यहां पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इंडिफरेंस कर्व के और कहा गया है कि इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अगर हम इंडिफरेंस कर्व के रिगार्ड में अगर समझें तो आप समझिएगा, पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है? दूसरा ऑप्शन, मूव्स लेफ्ट टू राइट। तीसरा ऑप्शन, मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और चौथा ऑप्शन, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। रीजन मैं आपको बताता हूं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होता है हमेशा। देखिए, अगर मैं यहां पे आपको एक छोटा सा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं और ग्राफ बना करके अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप समझ जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इंडिफरेंस कर्व इस हिसाब से बनता है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ये यहां पे कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा कह रहे हैं मूव्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट से लेकर के राइट साइड में डाउनवर्ड की और मूवमेंट है। ठीक है, और कह रहे हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी एक फीचर है। इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करता, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल मूव नहीं करता। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 652। क्वेश्चन है, एट द सैचुरेशन पॉइंट फ्रॉम कमोडिटी एक्स द मार्जिनल यूटिलिटी
एक्स ऑफ एक्स इज, जो सैचुरेशन पॉइंट होता है किसी भी कमोडिटी का, जैसे कमोडिटी एक्स का जो सैचुरेशन पॉइंट होगा, वहां पे कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की होगी वो क्या होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0 हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव और चौथा ऑप्शन नाइदर नेगेटिव नॉर 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0। सैचुरेशन पॉइंट, अगर एक्स कमोडिटी के सैचुरेशन पॉइंट की बात की जाए तो सैचुरेशन पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना एक्स कमोडिटी का, वो 0 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 653। क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है कंज्यूमर का, वो उसका और कौन सा कर्व होता है? इट कैन बी हिज सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी कर्व उसका डिमांड कर्व भी कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 654। क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस गेन ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। मतलब समझिएगा, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब पहुंचता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और जितना उसने एक्सपेक्टेशंस किया उससे ज्यादा उसे जब मिल जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अगर आप 10 रुपीज स्पेंड करके आप सोच रहे हो आपको 10 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर आपको कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मतलब मिल जाता है, ज्यादा यूटिल्स मिल जाते हैं, तो आप कंज्यूमर सरप्लस, एग्जांपल 10 रुपए में मान लीजिए जो पानी के बताशे आते हैं, फुल्की आती है ना, 10 रुपए में अगर आपको 5 मिल रही है, तो आप मान करके चल रहे हो कि जब हम जाएंगे खरीदने के लिए तो 10 में से हमें 5 मिलेगी, 5 में हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको 10 रुपए में 6 मिल जा रही है, आपने एक्सपेक्ट किया था 5 मिलेगी, आपको एक्चुअली में मिल गई 6, तो अब आप कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन में आ गए। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 655। क्वेश्चन है हमारा, while analyzing Marshall's measure of consumer surplus one assumes। जब हम मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस मेजर एनालाइज करते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वी आर स्टडिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये अजम्पशन हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लेकर के चलते हैं। तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है while analyzing Marshall's measure of consumer surplus one assumes perfect competition। option B is the correct answer for the given question। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 656 और क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 657 और क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज। हमें बताना है कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा नाम। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल सरप्लस, दूसरा ऑप्शन है सरप्लस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है इंडिफरेंस सरप्लस और चौथा ऑप्शन है बायस सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बायस सरप्लस। अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज बायर्स सरप्लस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658 और क्वेश्चन है हमारा, बायर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। जो बायर सरप्लस है वो इनमें से किसकी कंडीशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है?
बायर्स सरप्लस का मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल जाता है, तो इट इज बायर्स सरप्लस। ठीक है, पहला ऑप्शन लग्जरीज, दूसरा ऑप्शन कंफर्ट्स, तीसरा ऑप्शन नेसेसिटीज और चौथा ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो कंडीशन होती है जहां पे आप जितना मान करके चलते हो उससे ज्यादा ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लग्जरीज में हमेशा कम मिलता है, हम जितना भी ज्यादा खर्च कर दें लग्जरीज में उतना हमको कभी नहीं मिलता। लग्जरीज में एक्चुअली में हम लोग प्रीमियम पैसा देते हैं, मतलब जितना हमें मालूम है ना जितना हमें खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा ही हमको देना पड़ जाता है, वो लग्जरी होता है। और लग्जरी में जितना हमने ज्यादा पैसा दे दिया उस उतने बराबर का हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, कंफर्ट्स नहीं आता इसमें, नेसेसिटी जरूर सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 659, और क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर सरप्लस मींस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इंडिविजुअल प्राइस, दूसरा ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस, तीसरा ऑप्शन लो प्राइस इज अवेलेबल और चौथा ऑप्शन हैप्पीनेस ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी, जहां पे बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस उस कंडीशन में आता है, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब आता है जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है और जो पोटेंशियल प्राइस होता है। प्राइस ज्यादा भी हो सकता है लेकिन आपसे कंपेरेटिवली कम चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिएगा कि किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो सकती है लेकिन आपसे कम चार्ज किया जा रहा है, आपको वो सस्ते में मिल जा रहा है, तो आप सरप्लस की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई सामान खरीदने गए, आपको डिस्काउंट में मिल गया, उसी दिन डिस्काउंट आया था और आपको मिल गया, तो आप सरप्लस की कंडीशन में। लो प्राइस जो ऑप्शन सी है ना जिसमें लिखा है लो प्राइस इज अवेलेबल, लो प्राइस इज अवेलेबल सरप्लस की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हाँ डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो वो उसमें आप सरप्लस की कंडीशन में हो, जहां पे 1000 रुपीज का सामान अगर आपको 700 में मिल गया आप सरप्लस में हो, आप बहुत खुश हो। लेकिन अगर वही चीज अगर आपको 100 रुपए में भी मिल रही है ना, तो क्योंकि वो लो प्राइस टैग में है तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल, आप सरप्लस की कंडीशन में नहीं आओगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 660, और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1 और चौथा ऑप्शन 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,